तो चीज खास है वो देख तो कॉन्सन्स कॉन्सन्स कॉन्सन्स। तो मेरी कौन सी, मेरी ये भी मेरी है पहले की है ना। ओके तो ध्यान रखना पहली महत्वपूर्ण बात क्या थी, कुछ भी नहीं लिखा। ओके याद रखना है। पहली महत्वपूर्ण बात थी कि मनोविज्ञान का वह कौन सा संप्रदाय है जिसका विकास, जिसकी उत्पत्ति एक नैदानिक परिसर में हुई, तो क्या बोलेंगे, मनोविश्लेषण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, साइको एनालिसिस। क्या बोलेंगे, साइको एनालिसिस। दूसरी बात, इसको साइको एनालिसिस बोले तो भी वो ठीक है, अगर साइको एनालिटिकल मॉडल बोले तो भी ठीक है, मनोविश्लेषण भी ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बोले तो भी ठीक है, लेकिन केवल विश्लेषणात्मक या एनालिटिकल आएगा तो फिर सिगमंड फ्राइड का नाम नहीं लेंगे, बल्कि किसका लेंगे, जुंग का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे, जुंग का, कार्ल युंग का नाम हम लेंगे। एक बात। दूसरी बात, हमको उस ऐतिहासिक घटना को जरूर याद रखना है। आप इधर देखें, जिसमें एक लड़की की कहानी है और उस लड़की की कहानी के कारण से हमको साइको एनालिसिस मिला। उस लड़की का जो भी नाम था, सिगमंड फ्राइड साहब ने उसको नाम दिया था अन्ना, और इसी के आधार पे अपनी बेटी का नाम अन्ना निकाला था, क्योंकि अन्ना ने ही वो काम किया था। और एक विद्वान थे, सिगमंड फ्राइड साहब के कलीग थे, सुन रहे हो ना, जिनका नाम था मिस्टर ब्रेयर। क्या नाम था, ब्रेयर, जिनके कारण से सब हुआ था। इतनी बातें क्लियर है। सिगमंड फ्राइड के होल कंट्रीब्यूशन को, इनके संपूर्ण योगदान को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। कितने भागों में, 3 भागों में। एक तो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक मॉडल। कौन सा मॉडल बोलते हैं, डायनेमिक मॉडल, जिसमें हम पढ़ेंगे इड, ईगो और सुपर ईगो। क्या पढ़ेंगे उसमें, इड, ईगो और सुपर ईगो। दूसरा हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइंड वाला, जिसको बोलते हैं स्थलाकृति। क्या बोलते हैं, स्थलाकृति मॉडल। परीक्षा में आया है स्थलाकृति, इंग्लिश में बोलते हैं टोपोग्राफिकल मॉडल। और टोपोग्राफिकल मॉडल में चेतन, अचेतन, अवचेतन की बात करेंगे। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण योगदान है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। कौन सा डेवलपमेंट, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, जिसमें मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाओं की बात करेंगे। कितने अवस्थाओं की बात करेंगे, 5 अवस्थाओं की। आपको याद है कल हमने बात करी थी, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो किसका नाम लेंगे, बोलिए, एरिक्सन का। लेकिन मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया, तो सिगमंड फ्राइड ने। एरिक्सन ने मनोसामाजिक या इंग्लिश में साइको सोशियल डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस बताई, 8। तो सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक या साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस बताई, 5। एरिक्सन और फ्राइड में पहले कौन हुए थे, फ्राइड हुए थे, इसलिए एरिक्सन ने इनको फॉलो किया था। और एरिक्सन भी उस सूची में है जिस सूची को हम बोलते हैं नव फ्राइडवादी। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नियो फ्राइडियन। कौन से फ्राइडियन, नियो फ्राइडियन। ओके, तो शुरुआत करें। सबसे पहले फ्राइड साहब की एक आध बुक आपको मैं बताता हूं। वेरी गुड, ये बहुत शानदार बुक है। तीनों ही किताबें जिनका जिक्र हम करेंगे बेहतरीन है। तो फ्राइड साहब की बुक, एक नाम लिखे, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, यानी ख्वाबों का अर्थ क्या है। फ्राइड साहब ने समझाया कि सपने जो देखते हैं ना, वो यूं ही नहीं आते, कोई बात होती है। और ये बहुत बेहतरीन और शानदार कृति है उनकी, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। ये आई थी 1899। कई बार 1900 दिखता है एग्जैक्ट, तो भी गलत नहीं है, 1899। बताने वाले हैं अभी ये सारी चीजें, ले जाने वाले हैं आपको ख्वाबों की दुनिया में। चिंता क्यों करते हो मेरे मोहन, तुम तो केवल मुरली बजाओ, सारी चीज हो जाएगी, होगी होगी होगी।
यस बताओ मेरे को। अच्छा ये होती है कि जिसका नाम, जैसे मेरे को श्रेया तो मैं श्रेया बोल जाता हूँ, मोहन तो मोहन बोल जाता हूँ। वो बताओ ना मेरे को नाम अच्छे अच्छे। कहाँ है? अच्छा वो तो उनका नाम मैं वैसे ही बोला था। क्या नाम है? अर्जुन। अरे वाह, अर्जुन आगे क्या लगाते हो? अरे वाह गुर्जर, मेरे को लगा तुम गुर्जर ही हो। अर्जुन, चलिए अर्जुन गुर्जर मेरी जुबान पे आ जाएगा, फिर मत बोलना सर फेमस कर दिया मेरे को पूरी दुनिया में। और बोलो। यस बोलो बोलो बोलो, अच्छा सा नाम। स्वाति, स्वाति, ओके स्वाति। पर स्वाति कुछ यूनिक सा नाम बोलो। हमारे एक लड़की थी, सुन रहे, उसका नाम था वात्सल्या। क्या नाम था? वात्सल्या। तो मेरे मुंह से निकलता था वात्सल्या। क्या नाम है? क्या नाम है? गोपू राजस्थानी। ये गोपू क्या होता है? हमने गोलू तो सुना है पर गोपू नहीं सुना। ओके पर अच्छा है गोपू, मैं गोपू ही बोलूंगा आपको। ओके गोपू 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 हो गया, श्वेता हो गया, अर्जुन गुर्जर हो गया, अलका 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 अलका। ओके और बोलो ना कोई, सब लोग बोलो अपना अपना जल्दी से, 1 मिनट का काम है। विजय यादव, ओके। मोनिका, सोनू यादव, सब यादव हैं इसमें। हमें लगता है ये तो यादवों की सरकार हो गई। गुर्जर सरकार भी है पीछे। चलिए और बोलिए, कौन है? क्या नाम है? प्रमिला, ओके प्रमिला, अच्छा नाम है प्रमिला चौधरी। अपने यहाँ पे प्रमिला पाठक हुई है ना, जिन्होंने, एक उमा चौधरी हुई है जिन्होंने भारतीयकरण किया है कुछ चीजों का, बताएंगे आपको। नाइस प्रमिला, गुड। प्रभा भी है। प्रभा कहाँ है? वो तो अरेस्ट ऊपर थे। ओके ओके ओके। और कोई जल्दी बॉयज? यस आपका? अनुज, लगते हो अग्रज। अनुज, ओके बता दो बता दो। ममता, ओके नाइस ममता। पर हमने उस दिन पूछा था, आपने कोई जवाब नहीं दिया, अब हम पूछेंगे ममता। यस ओके। प्रियंका, प्रियंका नाइस। अरे वाह कमलकांत यादव, बड़ा हो जाएगा, कमल बोल दूंगा मैं, पर पता नहीं मेरे को कितना याद रहेगा। ओके आज इतना ही, बाकी कल, ठीक है चलिए। अपना शुभम तो है ही खैर। क्या नाम है? रवि। अरे वाह रवि, रवि। जब भी सीढ़ियों की तरफ देखेंगे तो यहां पे लिखी दो रवि। बैठने की जरूरत ही नहीं है। ओके तो याद रखना पहली बुक, और वो है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। प्रिटिशन चलता है इतना। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ये बुक आई थी 1899 में। दूसरी महत्वपूर्ण बुक, और दूसरी महत्वपूर्ण बुक का नाम है ध्यान रखना साइकोलॉजी नहीं है, साइकोपैथोलॉजी है, पैथोलॉजी। यस साइकोपैथोलॉजी, यानी जिंदगी में दिन प्रतिदिन हम जो मानसिक चीजों की बात करते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, मानसिक रोग भी हो सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बातें भी हो सकती हैं, वो सब इसमें। द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ऑफ एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ, साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। और ये बुक आई थी इसके जस्ट 1 साल बाद में, 2001। सॉरी ओके 1901, शाबाश। जहां कुछ डेट्स हैं, जरूरी नहीं हर बार डेट्स हमको याद रखनी पड़े, पर एक आध याद रख सकते हैं। 1901, सॉरी 1899 और 1901। द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, यानी दिन प्रतिदिन में मन और टेंशन वाली बातें, मन और मानसिक स्वास्थ्य वाली बातें कितनी होंगी। और तीसरी बहुत आसान है, आपको आराम से याद रहेगा, द ईगो एंड द इड। द ईगो एंड द इड, ये आई थी 1923 में। तो 3 महत्वपूर्ण किताबें हैं, उन्हीं का जिक्र हम करेंगे। एंड द इड, द ईगो एंड द इड। कौन सा सही है? तो डबल ईडी आएगा।
है, ओनली आईडी। बिल्कुल, वो ईद है। हाँ, वो ईद जबल ईडी लिखते हैं। ओके ओके, बिल्कुल, ये भी गलत है, ये भी गलत है। थैंक यू। हमारे पुराने रिकॉर्डिंग में आईडी है, चिंता मत करो। हम तो टेस्ट कर रहे थे, जैसे धर्मेंद्र ने उसमें किया था ना, चिट्ठी आई है इंग्लिश में, उसको पढ़ना नहीं आता, तो उसने बोला पढ़ के बताओ तो, तुमको आती है क्या अंग्रेजी? उसने बोला आती है मेरे को। नहीं आती? आती है। पुरानी मूवी थी ना हेमा मालिनी के साथ, तो उन्होंने बोला अच्छा आती है तो इसको पढ़ के बता, तो पढ़ रही है। अच्छा अच्छा, ओके, आती है। चलो, पहली बुक का नाम बोलिए। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। दूसरी बुक साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। और तीसरी बुक द ईगो एंड द इड। और इड होती है आईडी। इड क्या होती है? आईडी। बेटा शुभम वो कहां है? आईडी। ओके, और अब हम चलते हैं साहब आगे, और फ्रॉइड साहब की कुछ बेहतरीन नया बातों का जिक्र करते हैं, समझते हैं क्या है उनमें। तो सबसे पहले 3 प्रकार से हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, जिसको उन्होंने बोला डायनेमिक मॉडल। क्या बोला? डायनेमिक मॉडल, गत्यात्मक मॉडल। तो पहला ये गत्यात्मक मॉडल। डायनेमिक, ये दरअसल स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी है। ये किसका स्ट्रक्चर है? पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना? इड, ईगो, सुपर ईगो। और वो माइंड का स्ट्रक्चर आएगा, चेतन, अचेतन, अवचेतन। तो गत्यात्मक मॉडल, डायनेमिक मॉडल पर्सनैलिटी से संबंधित है। और यहां सबसे पहले 1 नंबर डाल के लिखना है, हिंदी में इदम और इंग्लिश में आईडी, इड। इदम, इड। इदम, इड। जो जो खास बातें परीक्षा में आई है, मैं सब पॉइंट्स के रूप में आपको लिखाऊंगा, थोड़ा सा समझ लें आप ये क्या होती है। लिखा ना सबने? हिंदी में क्या लिखा? इदम, इंग्लिश में इट। ओके, ध्यान दें, सब लोग सामने देखें। ओके, तो क्या होती है इड? सबसे पहली बात तो सुन लें, बाद में लिखेंगे हम। इड, ईगो और सुपर ईगो तीनों हमारी कब डेवलप होती हैं? तो याद रखना, इड हम सब में जन्म से ही होती है। इड कब से होती है? जन्म से ही होती है। ईगो कब आएगी? ईगो हमारी जो पहली स्टेज आएगी, ओरल स्टेज, उसमें डेवलप होता है। और सुपर ईगो आएगा, फैलिक स्टेज में डेवलप होता है। मैं लिखाऊंगा आगे। दूसरी बात, इड क्या है? तो सुने, फ्रॉइड कहते हैं कि मन को जो अच्छा लगे, सुन रहे हो ना, मन को जो अच्छा लगे करने की छूट चाहने वाली प्रवृत्ति इड है। कहीं उन्होंने बोला है कि इंसान भी एक तरीके से एनिमल है, इंसान भी एक तरीके से वही वाइल्ड एनिमल है, वही जंगली जानवर है जिसकी सारी ख्वाहिशें, सारी इच्छाएं उसी की तरह हैं। वो अपने लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहता, वो हर तरह से जितना ज्यादा हो सकता है मैक्सिमम सुख पाना चाहता है, भले कोई दूसरा दुखी हो तो हो। दैट इज इड। याद रखना, इड प्लेजर प्रिंसिपल पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्लेजर प्रिंसिपल पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति केवल और केवल अपना सुख चाहता है। किसका सुख चाहता है? खुद का सुख चाहता है, अपना सुख चाहता है। सब पॉइंट बना के जो जो चीजें परीक्षा में आई हैं सारी हम एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहली बात आप इड के सामने लिखिए, नंबर लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही। और वो ये है, मन को जो अच्छा लगे, मन को जो अच्छा लगे, मन को जो अच्छा लगे करने की छूट चाहने वाली प्रवृत्ति। मन को जो अच्छा लगे करने की छूट चाहने वाली प्रवृत्ति। इस बार ऐसे लिखना,
इड है, इड, ऐसे लिखना, इड है हिंदी में। मन को जो अच्छा लगे करने की छूट चाहने वाली प्रवृत्ति क्या है? इड है। दूसरी बात, इड की ही दूसरी बात। पहली बात, मन को जो अच्छा लगे उसकी छूट चाहती है कि नहीं? ओके। दूसरी बात यह है आनंदवाद। कभी आपने आनंदवाद पढ़ा है, कभी सुखवाद पढ़ा है। ओब्लिक सुखवाद, इंग्लिश में ब्रैकेट में हेडोनिज्म या फिर प्लेजर प्रिंसिपल। पर आधारित है। यह आनंदवाद या सुखवाद या प्लेजर प्रिंसिपल या हेडोनिज्म पर आधारित है। साउंड कुछ ज्यादा हो रहा है मेरे को ये लगता है, सही है? देख लेना आप। आनंदवाद या सुखवाद या हेडोनिज्म या प्लेजर प्रिंसिपल पर आधारित है। खुद की खुशी, खुद का सुख चाहिए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, तो इसको बोलते हैं प्लेजर प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं? प्लेजर प्रिंसिपल। दोनों बातें। तीसरी बात लिखें, इड जन्मजात प्रवृत्ति है। इड जन्मजात प्रवृत्ति है। इड जन्मजात प्रवृत्ति है। कैसी प्रवृत्ति है? जन्मजात है। अब देखो, सुन रहे हो ना? यानी इड में क्या है? इड में खुद की खुशी है, खुद का सुख है। और आपको एक बात मैं बता दूं, सुन रहे ना सब लोग, कि एक विडंबना है, विडंबना। जहां खुद को खुशी मिलती है, जिन कामों में खुद को खुशी मिलती है, जाने क्यों दूसरों को तकलीफ होती है। या फिर यूं कहें, उन कामों में इड वाली खुशी है जिनमें किसी को तकलीफ है। आप बगीचे में गए, खूबसूरत फूल खिले हैं, मन करता है तोड़ लूं, दैट इज इड। आपको अच्छा लगेगा ये फूल मेरा हो जाए, पर किसी को तकलीफ है। कोई खूबसूरत चीज है जो आपने देखी है ना, पता है अपना मन क्या करता है? खूबसूरत चीज है, जैसे ही हमारी नजरें उस पर पड़ी, हमने उसको देखा, हमारा मन करता है कि ये मेरी हो जाए। अगर ये आपकी होती है तो बोलिए आपको खराब लगेगा कि अच्छा? बोलिए अच्छा लगेगा। पर वास्तव में वो तो किसी और की है, इसलिए उसको कैसा लगेगा? उसको तो बुरा लगेगा ना। आपके पास से गुब्बारे वाला गुजरा, आपका मन करता है एक आलपिन चुभो दूं, ये इड है। आपके पास से कोई टकला इंसान गुजरा, उसको देखते ही आपका मन करता है कि मजा ले लूं, ये इड है। ये क्या है? इड है, जिसमें खुद को खुशी होती है पर किसी और को तकलीफ। इसलिए हम सामाजिक प्राणी हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, आपको पता है जन्म लेते ही छोटा बच्चा तो उसको जो अच्छा लगता है वो करता है कि नहीं करता? करता है ना। एनसीएफ में हमने एग्जाम्पल दिया था, एक ऑल ओवर इंडिया हिट गया वो, कि पेरेंट्स एक इंपोर्टेड मर्तबान लेके आते हैं, एक ऐसा पेंटिंग नुमा, एक ऐसा नायाब, एक ऐसा एंटिक, एक क्रोकरी सेट लेके आते हैं जिसकी कीमत करोड़ों में है। घर पे लाके उसको रखते हैं कि हर कोई आके देखेगा हमारा स्टेटस। लेकिन वो भी है घर में छोटा बच्चा, उसने भी देखा। जैसे उसने देखा, मन हुआ उसका कि इसको अगर मैं उठा के फेंकूं तो जो आवाज होगी कितना मजा आएगा मेरे को। ये इड है। छोटा बच्चा तो कर लेता है ऐसा, लेकिन हम चूंकि जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारी ये तमाम इच्छाएं, खूबसूरत चीज को देखा मेरी हो जाए, कुछ भी मन कर सकता है ना। कोई बहुत खूबसूरत का मकान है ना, उसको देखा तो देखते मन करता एक पत्थर तो मार दूं, ये इड है। हो सकता है कुछ भी मन होता है ना, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, पता है क्या होता है? हम उन चीजों को कर नहीं सकते,
और हमारे अंदर ही एक खेल है जो फ्रॉइड साहब ने बोला है, और वो है रिप्रेशन। वो क्या होता है? रिप्रेशन होता है, और हमारी वो भावनाएं, वो कामनाएं, वो इच्छाएं, स्पेशली फ्रॉइड साहब ने कहा है कि इड में जो चीजें होती हैं वो एक तो होती है सेक्सुअल वाली, सेक्सुअल अर्ज, किसी को देख के मन करता है। एक होती है अग्रेसिव, किसी को देख के मन करता है जमा दूं, करता है। ये पार्श्विक प्रवृत्ति है। कैसी प्रवृत्ति है? पार्श्विक। तो ये क्या करती है? रिप्रेस हो जाती है। रिप्रेस हो जाने का मतलब इनका दमन हो जाता है अपने आप ही। हम एक्सप्रेस नहीं करते, एक्सप्रेस करते हैं तो बात निकल जाती है, सुन रहे हो ना, लेकिन एक्सप्रेस नहीं किया तो वो उसका क्या हो जाता है? दमन हो जाता है, और फिर ये स्टोर होती रहती है, और ये जिस स्टोर रूम में संग्रहित होती रहती है, स्टोर होती रहती है, उसका नाम है अचेतन। उसका नाम क्या है? अचेतन। इसलिए परीक्षाओं में प्रश्न आ चुका है, अचेतन का राजा कौन? जवाब है इड। अचेतन का राजा कौन? जवाब है इड। और आपने देखा है, खुद की खुशी के लिए दूसरों को सताना, सुन रहे हो ना, खुद की खुशी के लिए किसी और को तकलीफ देना, बोलिए इंसानों का काम है या फिर भगवानों का या फिर राक्षसों का? बोलिए राक्षसों का। इंसानों का काम है कि पशुओं का? पशुओं का। इसलिए ये सारी बातें परीक्षाओं में आ चुकी हैं। इड पार्श्विक प्रवृत्ति है, आसुरी वृत्ति है, और इड अचेतन का राजा है। अगली बात यही लिखिए आप, अगली बात लिखें, इसे अचेतन का राजा कहते हैं। इसे अचेतन का राजा कहते हैं। इसे अचेतन का राजा कहते हैं। किसको कहते हैं अचेतन का राजा? इड को। शाबाश। और अगली बात लिखिए, इसे आसुरी, खुद की खुशी के लिए दूसरों को तकलीफ देना तो राक्षसों का काम है साहब। इसे आसुरी अथवा पार्श्विक अथवा, आपको पता है ना, हमारे फिलोसफी में, दर्शन में, सांख्य दर्शन में, हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार की वृत्तियां बताई हैं। कितने प्रकार की? ये दोनों लिखे आपने, अभी रुकना यहां पे, आसुरी ओब्लिक पार्श्विक लिखा ना, तो आप मुझे बताएं 3 प्रकार की वृत्तियां बताई हैं, एक सात्विक, एक तामसिक, एक राजसिक, बताइए ना। तो बताइए इड कौन सी होगी उनमें? तामसिक या राजसिक? बोलिए। बिल्कुल तामसिक। कहते हैं ना, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, तामसिक प्रवृत्ति है। खाने वाले को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, लेकिन बगल में बैठा है उसको बैड स्मेल दे दी तुमने। पता नहीं कितने बार हम देखते हैं, पास में वो चटनी खा के आगे, है ना, उसको अच्छा लगता है खुद को तो, लेकिन बगल वाले को प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती, इसलिए दूसरों को दुख दे दिया। तो ये विडंबना है कि खुद की खुशी है लेकिन किसी और को क्या है? तकलीफ है। इसलिए इसे तामसिक वृत्ति भी कहते हैं। तो पार्श्विक के बाद में लिखिए तामसिक, इसे आसुरी, पार्श्विक अथवा तामसिक वृत्ति भी कहते हैं। वृत्ति भी कहते हैं। और याद करो, अभी मेरे को याद नहीं, सी टेट में या कुछ में, हिमाचल टेट में या किस में एक प्रश्न आया था कि वो 3 तरह की चीजें हैं, इंसानों वाली नहीं है, राक्षसों वाली है ना, पशुओं वाली है ना। तो 3 चीजें आपको याद है ना, डेविल इन ए मैन, मैन इन ए मैन, और एंजल इन ए मैन। इंसान में फरिश्ता, इंसान में इंसान, और इंसान में राक्षस। तो ये क्या है? राक्षस है। तो अगली बात लिखो, यह है डेविल इन ए मैन। डेविल इन ए मैन है, यह डेविल इन ए मैन है। तो आप मुझे बताएंगे, सबसे पहली प्रवृत्ति जो है हमारी, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इदम। बोलिए क्या बोलेंगे? इदम। और इंग्लिश में इड। प्लेजर प्रिंसिपल पर। कौन से प्रिंसिपल पर? प्लेजर प्रिंसिपल पर। और प्लेजर प्रिंसिपल को ही क्या बोलते हैं? हेडोनिज्म। क्या बोलते हैं? हेडोनिज्म। याद रहेगा। हिंदी में कौन से वाद पर आधारित है? आनंदवाद। और आनंदवाद का दूसरा नाम है सुखवाद। दूसरी बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने क्या लिखी? यह कब शुरू होती है? तो जन्म से ही होती है साहब, जन्मजात प्रवृत्ति है। शाबाश। और तीसरी बात कौन सी लिखी? यस, इसको किसका राजा बोलते हैं?
अचेतन का राजा बोलते हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात क्या लिखी? ये आसुरी है या फिर पाश्विक है या फिर तामसिक है, और इसको क्या बोलते हैं? डेविल इन अ मैन बोलते हैं। ऐसा कोई और शब्द है तो आप जोड़ देना। जैसे दानवी प्रवृत्ति कौन सी है, तो बोलिए दानवी कौन सी होगी? बोलिए यही होगी, है ना। चाहे आसुरी कह दो, चाहे दानवी कह दो, चाहे शैतानी कह दो, चाहे कुछ और कह दो, ये तो इड ही है साहब। क्लियर है? ओके। अब 2 नंबर पे लिखिए अहम। दो नंबर पे अहम अहम अहम। शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा, हम क्यों? हमारा टूटा नहीं है, हम तो वैसे ही कहते हैं। 2 नंबर लिखिए अहम अहम। दूसरा अहम, और इंग्लिश में लिखना है इजियो, ईगो। यस, ईगो। अहम, ईगो। ओके। स्थलाकृति मॉडल में हम आपको एक वो बता देंगे चित्र, आप आराम से समझ लोगे, ठीक है ना, कि कौन सा चेतन कौन सा अचेतन, इड किसके साथ, ईगो किसके साथ, सुपर ईगो किसके साथ, इसमें प्रश्न आता है। ओके, तो ईगो, ईगो क्या है? लिखो ईगो। लिख रहे हो ना? यह कल्पना तथा वास्तविकता में, यह कल्पना तथा वास्तविकता में समन्वय का काम करता है। यह कल्पना तथा वास्तविकता में समन्वय का काम करता है। कल्पना तथा वास्तविकता में समन्वय का काम करता है, यह बहुत बहुत बड़ी बात है। कल्पना का मतलब याद रखना, सुन रहे हो ना? इड में और सुपर ईगो में, दोनों में कल्पना है। दोनों में क्या है? कल्पना है। और ईगो है वास्तविक, इसलिए ईगो का काम है इड और सुपर ईगो दोनों में समन्वय करना। तो ब्रैकेट में यह बात लिखो, क्या लिखेंगे? इड व सुपर ईगो, जो बाद में पढ़ेंगे, इड व सुपर ईगो में समन्वय। यह मतलब है इसका, इड व सुपर ईगो में समन्वय। तो पहली बात आपने लिखी, लिखी ना? दूसरी बात, इसकी उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति इड से ही होती है। इसकी उत्पत्ति इड से ही होती है। इसकी उत्पत्ति इड से ही होती है, किंतु किंतु शुरुआत, किंतु शुरुआत, किंतु शुरुआत, मस्त कपड़े बाद में बताऊंगा। किंतु शुरुआत कौन सी स्टेज में? ओरल स्टेज, जिसको क्या बोलेंगे? मुखावस्था या मुखी अवस्था बोल सकते हैं। ये बताऊंगा मैं आपको वापस वहां पे, ठीक है ना? किंतु शुरुआत मुखावस्था से होती है। किंतु शुरुआत मुखावस्था से होती है। निकला है इड से ही, आधार इड ही है, पर हम ईगो को जन्मजात नहीं कह सकते। ईगो जन्मजात नहीं होता, बल्कि जिंदगी के पहले 1-1.5 वर्ष में ईगो की शुरुआत होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखना, क्योंकि मुखावस्था ओरल स्टेज हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए कोई चिंता नहीं करनी है। दोनों बातें क्लियर हुई? तीसरी बात,
तीसरी बात लिख रहे हो, और वो ये है वास्तविकता के सिद्धांत। यह है वास्तविकता के सिद्धांत ओब्लिक यथार्थवाद, वो था आनंदवाद, और यह है यथार्थवाद, और ब्रैकेट में करोगे रियलिज्म, वो था हेडोनिज्म, और यह है रियलिज्म पर आधारित है। यह वास्तविकता के सिद्धांत अथवा यथार्थवाद अथवा रियलिज्म पर आधारित है। रियलिज्म पर आधारित है। तो वो क्या है? वो था हेडोनिज्म, और ये क्या है? रियलिज्म। ये वास्तविकता पर आधारित है, और ये क्या करता है? दोनों में समन्वय कराता है। किस किस में? एक तो इड में और दूसरा सुपर ईगो में। ये बातें क्लियर है आपको? अगली बात यह है मैन इन ए मैन है। मैन इन ए मैन, धरती पे है, इंसान है। मैन इन ए मैन, यह मैन इन ए मैन है। कौन सा है? मैन इन ए मैन है। ना मैं भगवान हूं, ना मैं शैतान हूं, मैं क्या हूं? इंसान हूं। तो मैन इन ए मैन, आप याद करें वो तीन प्रवृत्तियां, सात्विक, तामसिक और राजसिक, ये कौन सी? राजसिक के सात्विक? बोलो। जवाब है राजसिक। मैं लिखवाऊंगा। यह देवीय, दानवी और मानवी में कौन सी? बोलिए। मानवी है, इंसानी है। आपने कोई इड वाला काम कर दिया, सुन रहे हो ना? इड वाला काम का मतलब आपने किसी को तकलीफ दे दी खुद की खुशी के लिए, किसी की चोरी कर ली, किसी को पीट दिया, कर सकते हो ना? तो हम आपको बोलेंगे यार तुम इंसान हो, राक्षस थोड़ी हो। हाँ बोलेंगे साहब मैं इंसान हूं, भगवान थोड़ी हूं। इसका मतलब ये कौन सी हुई? मानवी। कौन सी हुई? मानवी। सात्विक, तामसिक और राजसिक में ये राजसिक है, क्योंकि राजा क्या करता है? यस, हम अपने आप को नहीं संभालना मुश्किल होता, राजा कितने लोगों को संभालता है। तो अच्छी बात हुई ना कहीं सुपर ईगो वाली बात हुई। लेकिन साथ में राजा के कितने आनंद हैं साहब, है कि नहीं? कितने लोग खड़े रहते हैं तैयार। कृष्ण भगवान के कितनी रानियां थी ना? तो कहीं ना कहीं ये है राजसिक। ये क्या है? राजसिक। लिखो ये बात। इसे मानवी अथवा राजसिक, इसे मानवी अथवा राजसिक प्रवृत्ति भी कहते हैं। इसे मानवी अथवा राजसिक प्रवृत्ति भी कहते हैं। तो बोलो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। कौन से प्रिंसिपल पर आधारित है ये? रियलिज्म पर। किस पर आधारित है? रियलिज्म पर। यानी ध्यान देंगे, यह हमारी जो अनैतिक इच्छाएं हैं, सुन रहे हो ना, जो सेक्सुअल अर्ज हैं, जो अग्रेशन की इच्छाएं हैं, जो लगभग जानवरों में, पशुओं में, सब में होती हैं, वो हैं हम सब में, अभी भी हैं, बस वो छुपी हुई है। पर वो छुपी हुई क्यों है? क्योंकि उन पे कंट्रोल है ईगो का, इसलिए ईगो कंट्रोल करता है। ईगो मैनेजर है। ईगो वो लगाम है जो इड रूपी घोड़े पर कसी जाती है। इसमें भी आ चुका है प्रश्न। इड तो है हॉर्स। इड क्या है? हॉर्स है। इड वो बेलगाम घोड़ा है जो कहीं भी जा सकता है, लेकिन ईगो उसका राइडर है। ईगो क्या है? उसका राइडर है जो घोड़े को क्या करता है? कंट्रोल करता है। आप कोई भी खूबसूरत लग्जरी गाड़ी देखते हैं, आपका मन करता है। मैं कुछ दिनों पहले निर्मल सर की उसमें साथ था उनके, तो उस गाड़ी में बैठे थे वैसे ही, तो बोले साहब मैं कहिए ये 1,40,00,000 की गाड़ी है सर। हमारा भी मन हुआ, होता है कि नहीं? तो कोई खूबसूरत गाड़ी है तो आपका मन करता है कि यार मेरी हो जाए। इड है, मेरी हो जाए, होता है कि नहीं होता?
ईगो क्या कहता है? धीरज धर, तेरे को भी मिलेगी। कोई जॉब पे जा रहा, आपका मन करता है कि मैं भी ऐसे पस डाल के जाऊं स्कूल में। धीरज धर, उसके लिए मेहनत तो कर, उसके लिए अपने आप को इस प्लेटफॉर्म के लायक तो बना। इसका मतलब ईगो समझाता है, ईगो धीरज दिलाता है, ईगो कुसमायोजित होने से रोकता है, ईगो वास्तविकता पे आधारित है, और ईगो हमें उपयुक्त विधि से उस रास्ते पे चलने का मार्ग प्रशस्त करता है। छोटा बच्चा है, उसका मन करता है चॉकलेट ले लूं, तो केवल इड है तो ले लेगा, लेकिन ईगो आ गया तो फिर उचित तरीके, ईगो क्या ध्यान रख रहा है कि इसका दिल भी नहीं तोड़ना है, हमारे अंदर ही है, ठीक है ना, तो दिल भी नहीं तोड़ना है, साथ में उसको तरीके से वो चीज दिलवाने में सहायता भी करनी है। इसलिए तो महत्वपूर्ण है कि ईगो समन्वय करता है। क्या करता है ईगो? इसके बाद हम सुपर ईगो पढ़ेंगे तो आप जानोगे सुपर ईगो क्या है। इड का एकदम ऑपोजिट है, सुन रहे हो कि नहीं? सुपर ईगो इड का जस्ट ऑपोजिट है। इड में खुद की खुशी, दूसरों को तकलीफ, और सुपर ईगो में खुद को तकलीफ, खुद को सेक्रीफाइस और दूसरों की खुशी। तो दूसरों की खुशी के लिए खुद लुट के, खुद का घर जला के दूसरों के आंगन में रोशनी करते हैं, खुद लुट के दूसरों को क्या देते हैं? खुशियां देते हैं। दैट इज सुपर ईगो। लेकिन फ्रॉइड कहते हैं कि सुपर ईगो भी ठीक नहीं है, इड भी ठीक नहीं है, ठीक तो ये बीच वाला है जिसको ईगो कहते हैं। क्योंकि आपको पता है ना, ऐसा प्रश्न आ चुका है कि एक संतुलित व्यक्तित्व कौन सा है? एक संतुलित व्यक्तित्व वो है जिसमें ईगो मजबूत हो। क्या हो? ईगो मजबूत। क्योंकि अगर इड मजबूत होगा, सुन रहे हो ना, जहां इड हावी हो जाएगा, इड मजबूत होगा, वहां तो अपराध, यस, अपराध बढ़ेंगे, अपराधी बन जाएगा इंसान। कोई नियम, कोई कानून, कोई कुछ नहीं है, तो फिर हम जो अच्छा लगे ले लो, मच गई अराजकता, लूटपाट, अपराध हो गया। सुपर ईगो भी ठीक नहीं है हावी होना। अगर सुपर ईगो किस पे हावी हो गया? ईगो पर। शाबाश, ये ध्यान रखना है। अगर सुपर ईगो ईगो पर हावी हो गया तो फिर इंसान क्या करेगा? खुद तड़पेगा, खुद तकलीफें देगा अपने आप को, ठीक है ना, कोई इच्छा पूरी नहीं करेगा, तो फिर इंसान पागल हो जाएगा, विक्षिप्तीकरण में चला जाएगा। तो ना तो इसका ज्यादा ना उसका ज्यादा, यह महत्वपूर्ण बात है जो परीक्षा में आई है। मैं लिखवाऊंगा उससे पहले। ओके, लिखा आपने? तो ये भी लिख लिया आपने, हल्का सा कहीं साइड में ऐसा लिख लो, शॉर्ट नोट हो जाएगा। इड तो क्या है? हॉर्स है। और ईगो क्या है? राइडर है, राइडर, सवार है, सवार ईगो है, और घोड़ा हॉर्स इड है। हॉर्स, इड हॉर्स, ईगो राइडर। ओके, लिखा सबने? तो चलिए आप मुझे बताएं। इड तो होती है जन्म से, कब से? और ईगो बनता है जिंदगी के पहले साल में, जो कौन सी अवस्था है? मुखावस्था या मुखी अवस्था है। सुन रहे हो ना? इड का कौन सा प्रिंसिपल है? प्लेजर प्रिंसिपल या हेडोनिज्म। और ईगो का बोलो? रियलिज्म है या फिर यथार्थवाद है, वास्तविकता है, ठीक है। हॉर्स कौन सा? इड। और राइडर कौन सा? ईगो। डेविल इन ए मैन कौन सा? बोलो? इड। तो मैन इन ए मैन कौन सा? ईगो। तामसिक प्रवृत्ति कौन सी? इड। और राजसिक प्रवृत्ति कौन सी? ईगो। पार्श्विक राक्षसी या दानवी प्रवृत्ति कौन सी? इड। तो मानवीय इंसानी प्रवृत्ति कौन सी? ईगो। याद रहेगा? 3 नंबर पे लिखिए, पराहम या परम अहम। यह है पराहम या फिर परम अहम। इंग्लिश में बोलेंगे सुपर ईगो। सुपर ईगो, पराहम या परम अहम, इंग्लिश में सुपर ईगो। लिखो।
देखो जहां, अब सुन रहे हो कि नहीं, जहां खुद का सेक्रीफाइस करके दूसरों के लिए हम कुछ करते हैं, तो आपको याद होगा हमने आपको बोला था बाल्यावस्था में दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों की के लिए चीजें रखते हैं, उनको देते हैं, तो वो दरअसल नैतिकता और सामाजिकता से जुड़ता है ना। तो ये इसके सामने आप लिखें, सामाजिकता एवं नैतिकता, चश्मा पहने हुए लड़की उठो, सामाजिकता एवं नैतिकता, सामाजिकता एवं नैतिकता की भावना वाली प्रवृत्ति, सामाजिकता एवं नैतिकता की भावना वाली प्रवृत्ति सुपर ईगो है। सामाजिकता एवं नैतिकता की भावना वाली प्रवृत्ति क्या है? सुपर ईगो है। ये पहली बात। दूसरी बात, यह आदर्शवाद, यह आदर्शवाद ब्रैकेट में आइडियलिज्म, वो था रियलिज्म और यह है आइडियलिज्म पर आधारित है। यह आदर्शवाद आइडियलिज्म पर आधारित है। लिखा सबने? और तीसरी बात, इसका विकास फेलिक स्टेज, इसका विकास लैंगिक अवस्था जो तीसरी है, ये पढ़ाएंगे हम आपको इसके बाद। इसका विकास लैंगिक अवस्था फेलिक स्टेज में होता है। इलेक्ट्रा ओडिपस के साथ उसके जस्ट बाद आएगी ये। इसका विकास लैंगिक अवस्था फेलिक स्टेज में होता है। जब आइडेंटिफिकेशन शुरू होगा ना तब आएगी। और चौथी बात, इसे एंजिल इन ए मैन, इसे एंजिल इन ए मैन, एंजिल इन ए मैन, जानते हो एंजिल किसको बोलते हैं? यस, फरिश्ता। फरिश्ते भी, कौन होते हैं फरिश्ते? हाँ, देवदूत। क्या बात है, फरिश्ते, देवदूत, देवता। देवता इज नॉट ए गॉड, दैट्स अ मैसेंजर ऑफ गॉड। तो फरिश्ते, इसे इंसान में फरिश्ता यानी एंजिल इन ए मैन कहते हैं। फरिश्ता शब्द आया था उसमें, खुदा भी आसमां से, वो था वो गाना। तो फरिश्ते या एंजिल इन ए मैन क्या होंगे? सुपर ईगो वाले होंगे। सुपर ईगो वाले मतलब सुपर ईगो हम सब में है, तो वो हमें दूसरों के लिए। फरिश्ते कैसे होते हैं समझते हो ना? इंसान नहीं, तू तो फरिश्ता है, भगवान है। इसलिए आप मुझे बताएं, वो जो तीन प्रवृत्तियां हैं उनको नीचे लिखिए। देवीय, इसे देवीय, देवीय देवताओं जैसी अथवा सात्विक, सात्विक मतलब संतों जैसी। संत कौन होते हैं? इसे देवीय अथवा सात्विक प्रवृत्ति भी को बोलते हैं, प्रवृत्ति भी कहते हैं। इसे सात्विक अथवा देवीय प्रवृत्ति भी कहते हैं। इसे सात्विक अथवा देवीय प्रवृत्ति भी कहते हैं। लिखा सबने? लगभग सारी चीजें कंपेयर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना आपको। इड जन्म से वो ओरल स्टेज ईगो और ये सुपर ईगो फेलिक स्टेज के अंत में डेवलप होगी, याद रखना। इड प्लेजर प्रिंसिपल पर आधारित है और ईगो रियलिज्म पर आधारित है और सुपर ईगो आइडियलिज्म पर आधारित है। हिंदी में इड किस पर आधारित है? सुखवाद या आनंदवाद पर। ईगो किस पर? यथार्थवाद पर। और सुपर ईगो आदर्शवाद पर। किस पर? आदर्शवाद पर। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे आपको बताने वाला हूं जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है, जिसपे कंफ्यूजन रहता है। वो क्या है? इंपॉर्टेंट करके लिखे, इंपॉर्टेंट। यस, मोरालिटी वाली बात ही बता रहा हूं आपको। इंपॉर्टेंट करके लिखिए।
फ्राइड के अनुसार सुपर ईगो के दो भाग हैं। फ्राइड के अनुसार सुपर ईगो के दो भाग हैं। कितने भाग हैं? दो भाग। डेस्क करके लिखने। सुपर ईगो के दो भाग हैं। ये बहुत खास बात है। पहला है आइडल सेल्फ। आइडल सेल्फ बोल सकते हैं उसको, ईगो आइडल बोल सकते हैं। इसमें ईगो शब्द आ सकता है। हिंदी में क्या बोल देंगे इसको? यस, आदर्श है। आइडल सेल्फ, आइडल हो गया ना, आदर्श। तो पहला है आदर्श स्व या आदर्श अहम। इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइडल सेल्फ या फिर ईगो आइडल। ईगो नाम आया है, पर ये ईगो सुपर ईगो का ये पार्ट है। ये महत्वपूर्ण बात है। पहला तो है आदर्श अहम, ईगो आइडल। एक छोटी सी बात लिखनी है, इसलिए जिनका कोरा पन्ना है कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे तो एक ही लाइन छोड़नी है। और दूसरा भाग है कॉन्संस। इसका प्रोनाउंसिएशन जैसा आप करें। हम लोग कई बार बोलते हैं नहीं, मेरा कॉन्सियस अलाउ नहीं करता। उसको क्या बोलते हैं? उसका दरअसल स्पेलिंग है कॉन्साइंस हो गया ये, SIENCE। कॉन्संस बोलते हैं। तो कॉन्संस को हम बोलते हैं अंतरात्मा, अंतःकरण। यस, अंतःकरण, अंतःकरण। ये बहुत खास बात है। अंतःकरण, कॉन्संस। कॉन्शियस अलग है, कॉन्शियस तो है चेतन, ठीक है ना। कंसाइज, यस, सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम है। क्या क्या है? कंसाइंस है, बस दैट्स कंसाइंस। हालांकि कंसंस भी बोल सकते हैं। यूएस फोनेटिक, यूएस उसमें कंसाइंस बोलूं? यस, कंसाइंस है, बस कंसंस या कंसाइंस। चलिए कंसाइंस, ये अंतःकरण है, कंसाइंस। एक ही बात समझनी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से। दो भाग किसके किए? सुपर ईगो के। किसके किए? सुपर ईगो के। दो भाग किए ना। एक हुआ आइडल सेल्फ या फिर ईगो आइडल, और दूसरा हो गया कंसाइंस या कंसंस। कंसाइंस या कंसंस दूसरा भाग। ऐसे याद रख सकते हैं। एक हो गया आदर्श अहम या अंतःकरण। ये क्या होते हैं? तो सुनना बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। आइडल सेल्फ में क्या होता है कि मैं एक आइडल कैसे बनूं? तो उसमें क्या होता है, एक इमेज बनती है। ध्यान दो, हमारे अंदर सुपर ईगो एक इमेज बनाता है कि तू ऐसा व्यवहार करेगा। आइडल एक पाथ देता है, एक रास्ता देता है, एक गाइडेंस देता है, और वो दरअसल कल्पना है। तो ऐसा बनेगा, हर घर में रोशनी ले आएगा। तो ऐसा बनेगा, हर भूखे को खाना देगा। तो ऐसा बनेगा, हर किसी को सही राह पे चलना सिखाएगा। तो वो रास्ता दिखाने वाली जो बात है, इसको हम बोलते हैं यह करो। क्या बोलते हैं उसको? यह करो, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं डूज, बोल सकते हैं ना। तो इसकी एक ही बात याद रखना है, इसमें होता है यह करो, यानी ये करने वाली बात को बताएगा, और यह है डूज। और कंसाइंस की बात करें, कंसंस की बात करें, तो कंसंस या कंसाइंस में क्या होता है कि हमने कोई काम कर दिया खराब वाला, जो सुपर ईगो को सूट नहीं करता। हम कहते हैं ना, मुझे नींद नहीं आई रात को, मैंने उसके साथ ये चीटिंग कर ली। उसके साथ कोई व्यापारी है ना, तो कोई आ गया तो उसके 100 रुपए ज्यादा ले लिए, मेरे को नींद नहीं आई, मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता। हम बोलते हैं ना, वो कॉन्शियस, यही कंसाइंस है। वो यही अंतःकरण है जो हमें गिल्ट का आभास कराता है। किसका आभास कराता है? गिल्ट का आभास कराता है। इसलिए इसको बोलते हैं यह न करो। तो यह करो, यह ना करो। यह ना करो तो है नीचे वाला, यह करो, यह ना करो, यह है डोंट्स। डोंट्स ही होगा। कहां पे लगाऊं? पी के बाद, यस। डूज एंड डोंट्स। क्या तुम लोग मुझे भी गाइड करते हो? अच्छा लगता है। पर हम भी कम नहीं है, कमाल है।
तू भी कमाल की है, हम भी कमाल के। आगे अच्छा लगता है जब आप जैसे स्टूडेंट्स बैठ के सुनते हैं हमारी हर एक बात को, अच्छा लगता है। और यकीन मानिए जिस दिन पेपर देने जाते हैं ना हमारे बच्चे, आप भी बन चुके हो हमारे बच्चे, उस दिन पेपर में तस्वीर नजर आती है हमारी। और ये अब से नहीं हो रहा, ये बहुत टाइम से हो रहा है, जब से कंपटीशन है। तो अपन मिले हैं तो कोई बात है, चिंता नहीं करें। बेहद खास बात याद रखना, सुपर ईगो के कितने भाग? 2 भाग। एक तो करने वाला, ये करो ये बताने वाला, और दूसरा ये नए करो बताने वाला। ठीक है, डूज एंड डोंट्स ध्यान रखना। ये करो बताने वाला है एक तरीके से आदर्श के साथ जोड़ सकते हैं, है तो सुपर ईगो का भाग, पर हम इसको आदर्श अहम भी बोल सकते हैं, आदर्श स्वय भी बोल सकते हैं, आइडल सेल्फ भी बोल सकते हैं, ईगो आइडल भी बोल सकते हैं ना। और दूसरा है आपका अंतःकरण, जो कि कंसंस या कंसाइंस आप लोग बोलते हैं, कंसाइंस या कंसंस है, जो कि अंतरात्मा की आवाज है, वो मुझे बेचैन कर रही है, क्यों किया मैंने ऐसा। इसमें गिल्ट का भाव होता है, इसलिए ये न करो, ऐसा ना करो। परीक्षा में प्रश्न आया था, इंपॉर्टेंट करके लिखो नीचे, इंपॉर्टेंट। यह करो यह न करो, अब ये वायरल हो जाएगा साहब, तो मैं क्या बोलूं, चलिए। यह करो, कई बार देखा ना फेसबुक पे बहुत से बच्चे ग्रुप्स बनाए रखते हैं, उसमें सवाल पूछ रहते हैं, वो स्पेलिंग भी नहीं आती कॉन्शियसनेस की, कंसाइंस की स्पेलिंग भी नहीं आती, पर वो फैसला देते ये होगा उसमें, उन सर ने बताया था, उस मैडम ने बताया था, क्या बताया था। लिखो यह करो यह ना करो, यह करो यह ना करो का संबंध, यह करो यह ना करो का संबंध किससे है? यह करो यह ना करो का संबंध किससे है? डूज एंड डोंट्स का संबंध किससे है? आंसर लिखो, सुपर ईगो, नॉट ईगो, सुपर ईगो। अब सुने, अगर परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ जाए, ये तो हो ही गया ना, करो ना करो किससे संबंधित हुआ? सुपर ईगो से हुआ, क्योंकि सुपर ईगो के 2 महत्वपूर्ण भाग हैं, फ्रॉइड साहब बताते हैं। सुन रहे हो ना? परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ जाए, सुन रहे हो सब लोग? जाग रहे हो कि सो गए? तो बता दो, अगर परीक्षा में ऐसा प्रश्न आए कि साहब मन की वह प्रवृत्ति कौन सी है जो किसी नियम को नहीं मानती, किसी कानून को नहीं जानती? इड ईगो की सुपर ईगो इड होगी। मन की वह प्रवृत्ति कौन सी है जो चेक एंड बैलेंस का काम करती है? ईगो, यस। मन की वह प्रवृत्ति कौन सी है? ये सारे आ चुके हैं। मन की प्रवृत्ति, वह प्रवृत्ति कौन सी है जो पुलिस या फिर न्यायाधीश या फिर जज का काम करती? बोलिए। यहां पे कंफ्यूजन है, इसका जवाब भी ईगो होगा। क्या होगा? ईगो, क्योंकि वो चेक एंड बैलेंस का काम करती है। लेकिन मन की वह प्रवृत्ति कौन सी है जो करो या ना करो बताती है? सुपर ईगो। क्या होगी? सुपर ईगो होगी। ये बात क्लियर? एक और बेहद खास बात जो मैंने आपको अभी बताई थी, वो लिखवाऊं आपको, विशेष करके लिखें इसमें, विशेष, फिर आगे चलेंगे। विशेष करके लिखें, विशेष करके लिखें। फ्राइड के अनुसार, ये अच्छे हैं तुम्हारे शॉर्ट नोट्स है ना, कभी ग्रीन कभी रेड, ऐसा अच्छा लगता है पढ़ने में। फ्राइड के अनुसार संतुलित व्यक्तित्व, ये कई बार पूछा जाता है ना, पूछा गया है। फ्राइड के अनुसार संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें ईगो तो सब में ही है, पर ईगो कैसा है? लिखो, फ्राइड के अनुसार संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें अहम, ब्रैकेट में लिख दो, ईगो शक्तिशाली है, यानी ईगो मजबूत है, जिसमें ईगो शक्तिशाली है, जबकि अहम अथवा ईगो पर, जबकि अहम अथवा ईगो पर
ईगो पर इड का हावी होना, अहम तथा अथवा ईगो पर किसका हावी होना, इड का हावी होना आपराधिक प्रवृत्ति, इड का हावी होना आपराधिक प्रवृत्ति तथा आपराधिक प्रवृत्ति, केवल इतना लिखना है, आपराधिक प्रवृत्ति तथा अहम अथवा ईगो पर सुपर ईगो का हावी होना, अहम अथवा ईगो पर इड का हावी होना आपराधिक प्रवृत्ति, जबकि अहम अथवा ईगो पर किसका हावी होना, सुपर ईगो का हावी होना। कहां से बोलूं, स्टार्टिंग से बोलता हूं, घुमाओ। फ्राइड के अनुसार संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें ईगो, अहम अथवा ईगो शक्तिशाली है, ठीक है ना, जबकि अहम अथवा ईगो पर इड का हावी होना आपराधिक प्रवृत्ति तथा इड अथवा ईगो पर सुपर ईगो का हावी होना, लिखा आपने, सुपर ईगो का हावी होना, इड पर या तो हावी हो, ईगो पर या तो इड हावी होगा, ठीक है ना, तो ईगो पर इड हावी होगा तो क्या होगा, आपराधिक प्रवृत्ति। मैंने वहीं पे छोड़ा, आगे पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है क्योंकि दोनों एक साथ लिखाऊंगा। और ईगो पर या हावी क्या होगा, सुपर ईगो, तो इड हावी हुआ तो आपराधिक प्रवृत्ति लिख दिया, सुपर ईगो हावी हुआ तो क्या लिखवाऊंगा अभी, मानते हो क्या, वह मत करो, इड या नहीं, इड फिर थोड़ी अहम पर, एक ही बात कैसे होगी, इड और अहम एक कैसे होगा, ईगो लिखो इसको, हाँ तभी कंफ्यूज हुआ उनको, है ना, यस, यानी ईगो पर या तो हावी होगी इड या फिर ईगो पर हावी होगा सुपर ईगो, शाबाश। तो ईगो पर इड हावी होगी तब तो वो राक्षसी अपराधी प्रवृत्ति में गया ना, और सुपर ईगो हावी होगा तो क्या होता है, लिखो आप इसमें, तुमने पूरा गड़बड़ कर दिया खेल, लड़की श्वेता, ओके स्वाति, सॉरी कोई नहीं, लिख दिया ना, छोटा सेंटेंस ही ठीक रहता। तो क्या था, हां, जबकि अहम अथवा ईगो पर किसका हावी होना, सुपर ईगो का हावी होना, सुपर, लिख रहा हूं, चिंता मत करो, और कैसे लिख रहा हूं सुनना, ध्यान देना, सुन रहे हो ना। फ्राइड के अनुसार, ये तो आपने लिख लिया कि संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें कौन मजबूत होता है, बोलिए, ईगो, ओके। उसके बाद आपने लिखा जबकि ईगो पर, किस पर, ईगो पर इड का हावी होना, ईगो पर इड का हावी होना, यस, आपराधिक प्रवृत्ति, कौन सी प्रवृत्ति, यस, आपराधिक प्रवृत्ति तथा ईगो पर, किस पर, ईगो पर किसका, शाबाश, सुपर ईगो का हावी होना, सुपर ईगो का हावी होना विक्षिप्तीकरण की ओर ले जाता है, विक्षिप्तीकरण की ओर ले जाता है कितनी शानदार बात, बताऊंगा। अच्छा, विक्षिप्तीकरण का मतलब नहीं पता आपको, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो, विक्षिप्त क्या होता है, पागल, स्टॉर्म जिसमें तूफान उठते हैं, तो विक्षिप्तीकरण मतलब पागल हो सकता है इंसान। आपकी विधि भी है बेटा सेकंड ग्रेड में, ब्रेन स्टॉर्मिंग, स्टॉर्म, ठीक है ना। तो विक्षिप्त मतलब अस्त व्यस्त हो जाता है इंसान मानसिक रूप से, हाँ
तो सुनो, क्यों हो जाता है ऐसा? विक्षिप्तीकरण की ओर ले जाता। लिख लिया ना सबने? ओके, तुम समझ गई ना, वो गलती करेक्ट कर ली ना? हाँ, तो क्या होता है, ये क्यों होता है यार? दूसरों के लिए जिए जा, खुद को सताए जा, पागल हो जाएगा। इंसान है संतुलित तो वो है जिसमें न तो सुपर ईगो को हावी होने देना है और ना किसको, इड को। और ध्यान रखना आप मेरी बात, दोनों, ये जो परिस्थितियां दोनों थी ना, एक में तो अपराधी बन गए और एक में सब पागल ही हो गए, सब पागल हो गए, लुट गए दूसरों के लिए, अपना तहस नहस कर लिया ना। तो दोनों में ही याद रखना किस पर हावी होता है, कौन कमजोर होता है? ईगो। एक में तो ईगो पर हावी कौन होता है? इड। और एक में सुपर ईगो। ये ध्यान रखना, याद रहेगा। है कितनी बेहतरीन बात। ओके, अब आगे चलें। ठीक हो ना? कुछ लोग बेचैनी से पहलू क्यों बदल रहे हो? जाना है कहीं? ओके, पानी पी के मैं शुरू करता हूं। शुभम कट।